9 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? ये किसी गणित की पाठशाला का जवाब भले ही ना हो, पर ये वो पैसा है जो आप और मैं अपने टैक्स से सरकार को चुकाते हैं, और एक दिन की सदन की कार्यवाही में ये पैसा खर्च होता है, जिसका कुल जमा परिणाम ये है कि आज 6वें दिन भी सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सिर्फ 2 बिल टेबल हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है, आप सदन देख रहे हैं। आज हम 4 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ में कि धर्मेंद्र प्रधान और जयराम रमेश के बीच में आज क्या बात हुई जब वो संसद पहुंचते हैं। इसके अलावा बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कैसे देखा जा रहा है, और साथ ही उनके अलाइंस पार्टनर में अपोजिशन की जो एक प्री कंडीशन मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद अब सदन किस दिशा में हमें जाता हुआ दिख रहा है जब तक ये मानसून सेशन चलता है, और सरकार की ओर से मानसून सेशन को कार्रवाई कराने की इतनी ज़्यादा जो इच्छा है उसके पीछे क्या कारण है, क्या वो लेजिस्लेटिव पैकेज है जो सरकार सदन में लाना चाहती है। हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, 3 एक्सपर्ट्स हैं। लिज मैम हैं, लिज मैथ्यू मैम बीजेपी कवर कर रही हैं 1996 से, आपने कई एपिसोड्स में देखा है। हमारे साथ असद हैं, असद अपोजिशन कवर करते हैं। जतिन है, जतिन बीजेपी बीट कवर करते हैं और लोकसभा में रहते हैं। लिज मैम, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ 25 जुलाई को, शनिवार के दिन। बीजेपी में इस चीज को अब कैसे देखा जा रहा है? सच बोले तो ऐसा बहुत बीजेपी के नेता है, वो हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हीव्ड ए लॉन्ग साई, लाइक साई ऑफ रिलीफ। वो इनको बहुत खुश हो गया कि इतना टेंशन चल रहे थे बहुत दिन से, पार्टी और पार्टी के नेता इनको गाली मिल रहे, इसलिए पार्टी में ऐसा एक माहौल था कि क्या करे। आपको पता है बीजेपी में डिसीजन कैसा लेता है, बाकी लोगों को इतना तो कुछ बोल भी नहीं सकते जाके, तो इनसे पूछते भी नहीं है क्या है इसका असर क्या है, क्या हो रहा है। इसलिए संसद लोगों से हम बात कर रहे, उनको टेंशन था अभी क्या होगा, अभी ऐसे हो गए तो ओपोजिशन ये मौका की फ़ायदा उठा के उसको आगे आने, तो यूपी का चुनाव आ रहे, उत्तराखंड का चुनाव आ रहे, क्या होगा, ऐसे टेंशन था इसके बीच में। उनको थोड़ा मतलब खुश हो गया कि कम से कम कुछ हो गया, कि उनको पता था ये इट इज़ नॉट ए डिसीजन धर्मेंद्र प्रधान हैड टू टेक। धर्मेंद्र प्रधान को, वो पार्टी का डिसिप्लिनरी सोल्जर है, वो हमेशा बोलते हैं मैं पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर है। वो पार्टी जो भी बोलेगा वो करते थे, लेकिन उन सब पार्टी की सांसदों को पता था ये डिसीजन लीडरशिप का नहीं हो गया, इसकी वजह से ये डिले हो रहे हैं। इसलिए एक तो वो है, लेकिन उनका बहुत लोगों को ऐसा भी मानना है इतना कुछ डैमेज, इतना जो सरकार के या प्रधानमंत्री का इमेज को इतना जो डैमेज हो गया, वो अवॉइड कर सकते थे पहले से, थोड़ा पहले से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। तो एक मंत्री आज बोल रहे थे यार वो 15 दिन पहले किए तो इतना अच्छा था, तो इतना तो कुछ हम इतना नहीं कर सकते थे, जो हमने ऑफ़र किया बिना इवन इस्तीफ़ा की मान सकते थे लोग, ऐसा भी लोगों की मानना है। ये हमें पता नहीं है, ऐसे हाइपोथेसिस में ऐसे होगा, लेकिन लोग ऐसे बात करते हैं, पार्टी का जो नेता है ऐसे बात करते हैं। लेकिन ये एक साइड पे दूसरा कुछ लोग बोल रहे डैमेज तो हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी इसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए एक रीज़न ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए अभी तक इतना कुछ हो गया तो भी अपोजिशन पार्टी जैसे राहुल गांधी या कोई भी उसका फ़ायदा अभी तक ले नहीं पाया। लोगों को ऐसे नहीं लग रहे ये राहुल गांधी की वजह से हो गया, लोगों को ऐसे नहीं लग रहे कि कांग्रेस या कोई और है तो और ऐसा कुछ फ़र्क आते थे, ऐसे बात नहीं हो रहे। इसलिए उनको लग रहे हैं कि इसका ठीक है डैमेज थोड़ा हो गया, डेंड पीएम का जो इमेज में भी थोड़ा डेंड हो गया, लेकिन नहीं रिकवर कर सकते। तो हमको पता है आज एक बीजेपी का नेता है मुरलीधर राव, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था आज सुबह। वो थोड़ा क्रिप्टिक ट्वीट था, लोग ऐसे बोल रहे थे कि हाँ, गवर्नेंस में emerge from the mandate of the majority but it endures only through the consent of the governed,
at the heart of good governance lies the trust of the people. So basically, and he was quoting like the chariot of dharma. युधिष्ठिर Yeah, धर्म। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मैंने इनसे बात की है इसके बाद, उनकी कहना है हम ये बोलना चाहते थे कि हमारी पार्टी में, भाजपा में सारे नेताएं धर्म और राइट्यूज वो ही बात में हैं, लोगों को लग रहा है कि इसी रास्ता में चलना है। तो उनका भी ये कहना है कि ये जो वादाएं प्रधानमंत्री ने जो दिया है वो, जैसे कि रिफॉर्म इन एजुकेशन और जो बाकी जो रिफॉर्म है, जो भी रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म सब वो आगे ले जाएगी। बेसिकली वो बोल रहे कि एक प्रॉमिस था, ये तो हो गया है, कुछ गड़बड़ थोड़ा हो गया, लेकिन आगे हम इसी रास्ते में, जैसे इन्होंने बोला ये धर्म और राइट्यूसनेस, उसकी रास्ते में चलेगी। एक जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग रिएक्शन था। ऑफ द रिकॉर्ड आप किसी से भी पूछे तो बोलेंगे ये पहले होना चाहिए था, पहले होते तो इतना तो डैमेज नहीं होते थे, हम मोदी जी को भी इतना इमेज का इतना ख़राब नहीं होते थे। और एक तीसरा या फोर्थ सेशन है कि वो दे थिंक दैट जो पीक है हमारा वो ओवर है, अभी यू कैन नॉट गेट इट बैक, यू कैन नॉट विन इट बैक। अभी जो भी सरकार करेंगे इसी में कुछ लोग होगा उसको क्रिटिसाइज करने में, इनमें जो पहले एक इनविंसिबिलिटी एंड इनफैलिबिलिटी था वो दोनों अभी नहीं होगा। लोग दो बार सोचेगा मैं नहीं है मोदी जी को क्रिटिसाइज करने में, इसलिए जो दिन जो गया वो वापस नहीं आएगा। ऐसा भी कुछ लोग हैं, वो भले माइनॉरिटी होगा लेकिन वो ऐसा भी सोचता है लोग। विगत वैभव का ज्ञान अब नहीं बचा है। यस। विपक्ष इस बीच में कहाँ है, क्योंकि उनकी जो प्री कंडीशन मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो पूरा हो गया। इसके बाद अब किस तरह की प्लानिंग है विपक्ष की, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, या उनकी जो दो मांगे हैं अभी कि पीएम माफ़ी मांगे और अमित शाह इस बात पर सफाई दें जो पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़े, और इसके अलावा अब तो ये भी लगभग कन्फर्म है कि उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। तो क्या जब तक स्टेलमेंट रहेगा तब तक बात नहीं होगी, या अभी सदन हम देख रहे हैं कि विपक्ष कुछ और प्लानिंग में भी है? देखिए, विपक्ष ने ये चीज़ कल ही क्लियर कर दी थी कि आज हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा और कि आज प्रोसीडिंग्स को स्टॉल किया जाएगा। कल भी मेरी जो बात हुई थी सूत्रों से, वो यही कह रहे थे कि हम आज एडजर्नमेंट मोशन सबमिट करेंगे जो कि स्थगन प्रस्ताव होता है, और इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि अमित शाह होम मिनिस्टर एक बयान दें जो भी दिल्ली में हुआ, बाकी प्रदेशों में हुआ, जो स्टूडेंट्स पे एक्शन किया गया उस पे। तो विपक्ष अभी भी इस चीज़ को लेके अड़ा हुआ है कि अमित शाह इस बात पे बातचीत करें पार्लियामेंट में, और आज की पूरी प्रोसीडिंग्स जो थी वो वॉश आउट इसी वजह से हो गई क्योंकि विपक्ष ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि हमें इस बात पे एक स्टेटमेंट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का चाहिए। सुबह आज जो मीटिंग हुई 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जी 10 बजे उनके चैम्बर में, वहाँ पे ज़्यादातर पार्टियाँ एक ही पेज पे थीं, सारी ऑपोजिशन की पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, जितने भी बड़े दल हैं ऑपोजिशन में, वो सभी इसी बात पे सहमत थे कि आज की प्रोसीडिंग्स नहीं चलने देते हैं। बट सपा का ये भी कहना है कि सपा के जो सांसद हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव आने वाला है और राम मंदिर का इशू बहुत बड़ा इशू है जो कि सपा चाहेगी कि पार्लियामेंट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। तो आज की मीटिंग में ये बात मेंशन हुई कि हमें स्टॉल करना चाहिए प्रोसीडिंग, बट इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कम्प्लीटली पार्लियामेंट में आ ही ना पाए। तो ये डिस्कशन हुआ कि आज स्टॉल किया जाए। बाकी कल क्या किया जाएगा वो कल सुबह की मीटिंग में पता चलेगा। सुबह की मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा कि कल विपक्ष किस तरह का रवैया अपनाता है पार्लियामेंट में। जतिन सर, आपसे मुझे खूब सारे सवाल पूछने हैं, एक एक करके मैं पूरा पैकेज बना देता हूँ। पहला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के 48 घंटे पहले क्या हुआ था, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। जैसा कि हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, 48 घंटे पहले तक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की कोई चर्चा जो है वो सरकार के गलियारों में या पार्टी के गलियारों में तो थी ही कि कर देना चाहिए। अब थोड़ा डिले हो गया जैसा लिज मैम ने अभी बताया, और इस मुद्दे पे पार्टी के अंदर ये माना जा रहा है और ये हम लोगों ने
कई लोगों से चर्चा भी करी है, कई एमपी से, कई नेताओं से, ये खेमे तो बन चुके हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के बाद, स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात को लेकर वो खेमे तो मल्टीपल खेमे बन ही चुके हैं। लेकिन 48 घंटे पहले स्थिति बहुत अलग थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कहा भी जाएगा या कंसिडर भी किया जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कह देते हैं कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि हम लिख भी चुके हैं एक खबर में कि शुक्रवार शाम को, यानी कि 24 जुलाई 25 को दोपहर को इस्तीफा हुआ है जी, उससे चंद घंटे पहले आप लगाए, और ये वो दिन है जिस दिन दो बड़ी चीज़ें हुई। उस दिन एक तो कैबिनेट की मीटिंग में वो मसौदा आया जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रात पहले लेट नाइट एक वीडियो मैसेज डालकर जिसमें उन्होंने कोशिश करी डायरेक्टली संवाद करने की स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उन्होंने जैसा कि वाइडली रिपोर्टेड है उन्होंने, और उसके बाद इनफैक्ट जितने भी मैसेजेस उनके रहे हैं वो हमेशा फ्रेंड्स से वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो पार्टी ने ये अंडरलाइन करने की कोशिश की है कि ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि वो प्रधानमंत्री डायरेक्टली स्टूडेंट्स और जेन जी के साथ संपर्क साध रहे थे। एक तो ये हुआ गुरुवार रात को। दूसरी चीज़, इनफैक्ट दो नहीं तीन बड़ी चीज़ें हुई। दूसरी बात ये थी कि सोनम वांगचुक जो मेदांता में उस समय पर एडमिटेड थे, उनकी एकदम जो है कुछ चंद मिनटों के पीएम के वक्तव्य के चंद मिनटों बाद उनकी भूख हड़ताल जो है वो उन्होंने कॉल ऑफ कर दी। और तीसरी बात यह है कि उसी दिन उन्होंने पीएम ने उसी शाम जो अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि ये मसौदा हमने तैयार कर लिया है, और ये मसौदा जो है वो आगे आने वाले दिनों में हम इसको एक सशक्त एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ेगा, और इसको हम करेंगे स्पेशली जो नीट का जो मुद्दा है, पेपर लीक्स का जो मुद्दा है, स्पेशली उस पर आघात के लिए हमने एक पूरा दिन लगाकर, हमने बहुत घंटों की मेहनत कर हमने एक मसौदा तैयार किया है। ये मसौदा कल यानी कि शुक्रवार के दिन यूनियन कैबिनेट के समक्ष आएगा और वहाँ पर उस पर चर्चा होगी और उसे पार कर दिया जाएगा, जो कि हुआ। तो ये तीन बड़ी चीज़ें हुई। शुक्रवार को ये माना जा, शुक्रवार को हमें ये जानकारी है कि शुक्रवार शाम को जब ये देखा गया कि इन सारी चीज़ों के बावजूद मसौदा भी आ गया, पारित भी हो गया, अब वो एक बिल फॉर्म में आ गया है जो सोमवार को, जो आज टेबल होगा, जो कि हुआ भी लोकसभा में। उसके बावजूद जो है पब्लिक परसेप्शन जो मॉनिटर की जा रही थी, ना सिर्फ पार्टी द्वारा, ना सिर्फ इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट द्वारा, पर कई लेवल्स पर उसे मॉनिटर किया जा रहा था, वो ठीक नहीं हो रही थी। वो एक इट वाज स्टिल नेगेटिव टू पुट इट माइल्डली। वो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो पॉजिटिविटी की तरफ तो जा ही नहीं रही थी। शायद डैमेज कंट्रोल थोड़ा हुआ, लेकिन उस समय पर क्योंकि ये मामला सिर्फ बातों तक सीमित था, कुछ एक्शन इन दैट सेंस नहीं हुआ था। उसके बाद जब तब भी नहीं हुआ, तब भी ये पार्टी के लिए पॉजिटिव नहीं हो रहा था। तो जो है ये डिसाइड किया गया कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो बताइए ना, मीटिंग कौन सी अटेंड कर रहे थे उस शाम धर्मेंद्र प्रधान उस समय पर वो एज जो उनकी ड्यूटीज़ थी एज एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कई मीटिंग जो उनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स थी, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने शिरकत करी। उसके अंदर एक एजुकेशन सेक्रेटरीज की मीटिंग थी, एक एजुकेशन मिनिस्टर्स की लंबे ब्रीफ ले रहे थे वो, जो कि उनका काम था, जो क्योंकि उस तो शुक्रवार शाम जो है वो एक ऑपरेटिव पीरियड है। दिन भर का काम उन्होंने किया और शाम को ये कहा जाता है कि उनको ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि आपको अपने कागज़ डालने हैं, जो कि उन्होंने अगले दिन किया। शनिवार की दोपहर 2 पन्ने की जो चिट्ठी लिखी, 2 पन्ने की चिट्ठी, वो एक ओपन लेटर था। वो भी देखा जाए तो वो भी एक्चुअली एड्रेस्ड टू स्टूडेंट्स ही था, एड्रेस टू द नेशन ही था, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर भी डायरेक्ट संवाद ज़रूर किया स्टूडेंट्स के साथ। एक छोटा सा सवाल है लिज में, मुझे आपसे बस ये समझना है, मानसून सत्र जो है वो सरकार के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब वो लेजिस्लेटिव पैकेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे 130th अमेंडमेंट है, नेशनल ऑनर वाला मुद्दा है, उसके अलावा एक डिलिमिटेशन, ह्यूमैनिटेशन, ऐसे 4-5 चीज़ें उनके पैकेज में है।
पर इसके लिए जैसे हमने पहले भी कई बार देखा है, विधेयक का विकल्प रहता है, हालांकि उसको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आलोचक ये मानते हैं कि जब सदन चल रहा है तो सदन के हिसाब से हो। पर सरकार का इतना फोकस सत्र चलने पर क्यों है, इसके पीछे और क्या? ये तो हमें ऑन द पेपर दिख रहे हैं, खुरच कर हमें क्या मिलता है? हाँ, सरकार का बिल्स तो इन्होंने वंदे मातरम नेशनल ऑनर नित्यानंद राय ने टेबल किया। वो टेबल किया है, वो बोल रहे कि 2-3 दिन में पास भी करेंगे। एक है, उसके अलावा 130th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज अबाउट दैट 30 डे डिटेंशन हो गए तो उसको 30th फर्स्ट डे उसको सैक कर सकते, वही था। उसका जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एक रिपोर्ट था, वो देने वाला था, नहीं हुआ है। तो एक रिपोर्ट इस सेशन में रिपोर्ट आ सकते हैं लेकिन बिल नहीं आएगा। एक दूसरा है 131st अमेंडमेंट विच इज टू ये जो विमेंस लॉ रिजर्वेशन लॉ पास हो गया है, उसको आगे लेने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोकसभा का एक्सपैंड करेंगे और इसके बाद स्टेट्स का भी एक्सपैंड करके वो जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस, ये दोनों का एक पैकेज आ रहा है। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकसभा की मेंबरशिप टू 850 उठा रहे, वो उसके साथ स्टेट का ये डिलिमिटेशन का ये जो पैकेज आने वाला है सरकार के लिए, जो अप्रैल में इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुला के किया है, वो तो इज्जत का सवाल हो गया। अभी वो तो पास नहीं हुआ, 2/3 मेजोरिटी नहीं हो गया अप्रैल में। तो अभी इन्होंने सिंस अप्रैल ये सरकार का जो टॉप लीडरशिप है तो कोशिश कर रहे थे नंबर इकट्ठा करने के लिए 2/3 मेजोरिटी के लिए। तो हमने देखा है असेंबली इलेक्शन के बाद ये ऑपोजिशन में जो स्प्लिट हो गया है, एक तो डीएमके थोड़ा न्यूट्रल हो गया, यूबीटी शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे का एक उसमें से लोग शिंदे वाला पक्ष में ज्वाइन किया और टीएमसी ब्रेक हो गया। इसी में उसका मनोबल थोड़ा बढ़ा है। अभी इनको श्योरिटी भी है कि दे वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ये पास हो जाएगा, तभी तो ये आ गया मुसीबत। तो इनका आगे इनको अभी ये इश्यू दे थिंक विद द बिल पासेज ये थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद इमीडिएटली मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, बदलेगी अगस्त का 2nd वीक में ये बिल लाने के लिए जो पैकेज है वो लाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन बिल का फाइनल फॉर्म क्या है, जैसे पार्टीज जैसे एनसीपी और डीएमके ये सब बोला है कि हम बिल का फाइनल कॉपी ड्राफ्ट देखेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे हमको क्या पोजीशन है। लेकिन इन्होंने सरकार से ऑलरेडी बातचीत में एनसीपी, हमने पहले भी बोल चुका है, एनसीपी का मर्जर की बात हो रहे मर्ज होके एनसीपी को एनडीए की ये अलाई बनने के लिए बोला है, सजेशन गया है। वो तो डिस्कशन ऑलमोस्ट ओवर है। एक दूसरा डीएमके से इश्यू पे वो डीएमके स्टालिन ने क्लियर किया है इश्यू पे सपोर्ट होगा, ये काइंड ऑफ इक्वी डिस्टेंस करेगा दोनों पार्टी से। कुछ इश्यू में कांग्रेस के साथ या ओपोजिशन के साथ जोड़ सकते हैं, कुछ इश्यू में इनके साथ। तो डिलिमिटेशन के बारे में पूछे तो डीएमके को नेता सारे बोल रहे हैं हमें बिल देखने दो, बिल देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। अभी ये नीट बिल पे भी कांग्रेस और एसपी और डीएमके अभी एक हो गया तो वो बोल रहे कि नीट बैन ही करो। नीट ये जो बिल अभी आया है उसमें ये लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा, डिस्कशन में ये लोग शामिल हो गए पक्का। मैंने ए राजा से पूछा था आज, राजा बोला वी विल, उसमें मैंने अखिलेश से बात किया था, अखिलेश ने बोला है हाँ हमें भी ये नीट नहीं चाहिए, हम ये इसको स्टेट को छोड़ना है पहले जैसे, ये इसलिए इतना इश्यू हो रहा है इसलिए ये हम। लेकिन ये दोनों पार्टी डिस्कशन में ज्वाइन करके ये जो बिल है वो पास, लेकिन इनको वो नीट का बैन के लिए वो लोग आर्ग्यू करेंगे। एक तो वो एक है, ये अभी 3-4 बिल की बात हो गया, हम बाकी तो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्स हैं जो, लेकिन सबसे ये सेशन बीजेपी के लिए और रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस
डिलिमिटेशन बिल, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो एक पैकेज है वो लाना चाहते थे, जल्दी से जल्दी उसको ये करना है। इसके बाद इनको आगे करके डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इनको वन नेशन वन इलेक्शन का रिपोर्ट भी आएगा, अगले सेशन में आना चाहिए, नहीं तो इनको उससे भी काम करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हमको पता है जब से वो आ गया 2014 में, उसका सबसे वन ऑफ द फर्स्ट प्रपोजल्स ही हैड मेड वाज वन नेशन वन इलेक्शन, विज्ञान भवन में स्पीच दी थी। साइमल्टेनियस इलेक्शन का वो उनका पहले से उनका है। वो प्रधानमंत्री कुछ लेगेसी वो छोड़ना चाहते हैं। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन लाइक साइमल्टेनियस इलेक्शन इज, आई थिंक इट इज एट द टॉप इन हिज लिस्ट। असद, उसके बाद मैं जतिन के पास आखिरी सवाल के साथ जाऊंगा। अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हम देखें तो अगर हम दो आंदोलनों का जिक्र करें जो पिछले हाल फिलहाल में हुए, मसलन हम अगर किसान आंदोलन देखें 2020-21 वाला, और अगर हम ये यूथ प्रोटेस्ट देखें जो अभी हुआ, इन दोनों आंदोलनों में प्रेशर ग्रुप्स सामने आते हैं और वो प्रेशर ग्रुप्स आते हैं और फिर उसके सरकार से वो बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, जो कि मुख्य विपक्षी दल नहीं है। क्या इस बात को विपक्षी पार्टियां नोट कर रही हैं? क्या उनकी लर्निंग है इस चीज़ की कि जितनी बार भी सरकार ने मांगे मानी है वो मुख्य विपक्षी दल की तरफ से नहीं आया आंदोलन? मतलब सपोर्ट रहा होगा, कई आलोचक आरोप लगा सकते हैं कि बैकएंड पर सपोर्ट रहा होगा, लेकिन कम से कम मुखर रूप से जो भी दल सामने आते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैगेज से नहीं है। क्या अपोजिशन पार्टी इस चीज़ को नोट डाउन कर रही हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ऑपोजिशन इस मोमेंट को एज ए लर्निंग भी देख रही है और एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख रही है। दोनों तरह से देखा जा रहा है। और ऑपोजिशन में अगर आप नेताओं से बात करें तो वो इस बारे में भी क्यूरियस हैं या जानना चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ इससे वोटिंग पैटर्न पे आने वाले समय में कोई डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। उनके जो लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो गुस्सा हमने सड़कों पे देखा दिल्ली में, पूरे देश में, इससे क्या बीजेपी का जो इलेक्शन, जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो उनका इलेक्शन का एक रथ है जो वो प्रदेश आफ्टर प्रदेश जीतते जाते हैं, तो ऑपोजिशन इसको एज ए लर्निंग भी देख रही है कि कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, कैसे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की जा सकती है, और इसको ऐसे भी देख रही है कि कैसे इससे हम आगे जाके क्या इससे इलेक्शन और इलेक्शन रिजल्ट्स पे कोई डिफरेंस या इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। ये चीज़ अभी विपक्ष भांपना चाह रही है। बट अब इस समय ये बात बोलना कि अगले साल जो यूपी का चुनाव है, अगले साल 5 चुनाव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इमीडिएट फ्यूचर में कोई ऐसा चुनाव नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर, वही अर्ली नेक्स्ट ईयर जो चुनाव हैं यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और 2 और प्रदेशों में, वहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट ऑपोजिशन डेफिनेटली इसको एक लर्निंग की तरह देख रही है और इसको एक ऐसा भी मोमेंट आप कह सकते हैं कि लोगों में जो जैसे राहुल गांधी ने भी मल्टीपल बार बोला है ये बात कि ये गुस्सा सिर्फ पेपर लीक के अगेंस्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस का गुस्सा है, अनएम्प्लॉयमेंट का गुस्सा है, इन्फ्लेशन का गुस्सा है। जो गरीब और मिडिल क्लास है उसको जो परेशानियां हो रही हैं पिछले 10-12 साल में, वो अब इस मूवमेंट के थ्रू चैनलाइज होके हमें सड़कों पे दिखी हैं। तो विपक्ष डेफिनेटली इसको कोशिश करेगा कि इसको अपने क्रेडिट अपनी तरफ लिया जाए और इसको वोटों में तब्दील किया जाए, और बट इस बात पे वो अभी श्योर नहीं है कि इस तरह के मूवमेंट में से इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में। कीवर्ड ऑफ द डे था इम्पैक्ट। अलाइज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की, नाम से शुरू कर लेते हैं, टीडीपी, एनसीपी, उसके बाद शिवसेना है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इन तीनों का या और कुछ अलाइज पार्टी जो है उनका क्या रुख था जब ये पूरी चर्चा हो रही थी? क्योंकि हमने आज ही इंडियन एक्सप्रेस की एक कॉपी में पढ़ा शुभांगी खापरे की में कि एनसीपी को लगा कि अगर उसकी भाषा में कि नॉट आर सर्कस नॉट आर मंकी, कि ये भाजपा मांग रही है और छात्रों के बीच का मामला हम इसमें नहीं बयानबाजी करेंगे। अलाइज पार्टनर्स ने क्या भाजपा को अकेले छोड़ा या भाजपा ने उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया? अब वो इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं? इस्तीफे से पहले उनका क्या रुख था? एक क्विक हमारे दर्शकों को बस ये समझा दीजिए। इसमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि देखिए, हर दल जो है, हर पार्टी जो है वो दलगत राजनीति तो करती ही है, लेकिन अगर जब आप एक लार्जर अलायंस की बात करते हैं, उसके अंदर
कोई तो बड़ा पार्टनर होता है, कोई छोटा पार्टनर होता है। उसमें अब देखिए भाजपा जो है वो एक ग्लू है जो इन सारे जो पूरे एनडीए को होल्ड टुगेदर करती है, बिकॉज जितने उसका क्वांटम ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से। राजनीति के मामले में भी जो है वो इनका जो नेशनलिस्ट एक आउटलुक है, जो उनकी राजनीति है वो नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है मोटा मोटी। तो वो उसका प्रतिनिधित्व जो है वो छोटे दल अपने तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपने कहा, टू टेक दैट एनालॉजी, टू बोरो दैट फ्रॉम यू, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकी तो ठीक है, बट इन द लार्जर जू जो है वो सारे प्लेयर जो हैं वो साथ में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखिए इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जू के अंदर अलग अलग तरीके के जो प्रजातियां होती हैं, कोई प्रजाति दूसरी पे भारी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर वो बल होता है। हम अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस चीज़ को एक्सटेंड करें तो वो स्ट्रेंथ जो है वो आपके नंबर से आती है। तो उसमें लेकिन फिर ये देखा जाए, अब देखिए मुद्दा जो है वो नेशनल है, सरकार जो है वो उसके अंदर लार्जर प्लेयर जो है वो भाजपा है। तो इसके अंदर ये नहीं कहा, मेरे हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता विद सर्टेनिटी कि किसी एलाई ने भाजपा को वहाँ छोड़ दिया कि नहीं ठीक है भैया आप देखिए, वो बात नहीं है। एक बात होती है एक लार्जर डायरेक्शन की। लार्जर डायरेक्शन जो है वो लार्जर एलाई का, यही एग्जांपल आप कांग्रेस के बारे में भी ले सकते हैं, इंडिया अलायंस के बारे में। फॉर एग्जांपल इंडिया अलायंस के अंदर अब कई घटक दल हैं इंडिया अलायंस के जो 2024 में जो साथ में आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर उन्होंने कांग्रेस से मोटा मोटी किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी उनमें से एक है, और डीएमके फॉर एग्जांपल जो अभी तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में जो हुआ उसके बाद में उन्होंने भी किनारा कर लिया कांग्रेस से। सो रियल पॉलिटिक के हिसाब से असेसमेंट किया जाता है इन चीज़ों का। सो मेरा पॉइंट ये है कि कोई साथ जो है साथ दिखाना भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप भी गिवन योर स्ट्रेंथ, गिवन योर जियोग्राफी, आप अगर महाराष्ट्र की बात करें, आप महाराष्ट्र की एक पार्टी हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, लेकिन वहाँ पर तबका जेनजी का भी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या वो आपका कोर वोट बैंक है वो। लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया जहाँ पर सड़क पर लोग आ गए, और जैसा लिज मैम ने भी कहा, असद ने भी बताया कि इसके अंदर ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर, वो खत्म हुआ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के ऊपर। लेकिन बीच में अगर आप देखें बहुत सारे मुद्दे, इन्फ्लेशन हो जैसा असद ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमी हो, कई चीज़ें हैं जो वहाँ पर जिन्होंने उसी तरीके से जिस तरीके से एनडीए के घटक दल हैं, इंडिया के घटक दल हैं, उसी तरीके से वो घटक प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर जो लोगों ने वॉइस करी, जो इश्यूज जो है जो जनता ने वहाँ पर कोशिश करी उस प्लेटफॉर्म से उनको एयर करने की। सो मेरा ये है कि मतलब मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि साथ तो दे सकते थे, और लेकिन इन्वायरमेंट इतनी चार्ज थी कि पब्लिकली वो साथ दिखाना शायद एनडीए पार्टीज़ के लिए उतना आसान नहीं था जितना उसमें आसानी होती। जैसे अगर आप जैसे विमेंस रिजर्वेशन पास कर देते हैं, डिलिमिटेशन आप पास कर देते हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल अभी भी जो 2/3 मेजोरिटी जो भाजपा स्टिच करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और डिलिमिटेशन पैकेज के लिए, उसके लिए भी वो सपोर्ट बेस्ड इशू ले रही है, इशू बेस्ड सपोर्ट ले रही है अपने अलग अलग दलों से कि ये देखिए आप अगर चाहते हैं कल को इफ़ यू वांट टू गो डाउन इन हिस्ट्री ऑन द राइट साइड ऑफ इट, तो आप हमें सपोर्ट दें। यही एक आर्गुमेंट है, उसके अलावा तो और कोई आर्गुमेंट हो नहीं सकता। तो उसी तरीके से ये इशू क्योंकि एक नेशनल इशू था, तो लगता है कि एनडीए के भी घटक दलों ने, जिस तरीके से इंडिया के घटक दलों ने अपने सबसे बड़े प्लेयर पे छोड़ा, उसी तरीके से लगता है एनडीए के घटक दलों ने भी अपने सबसे बड़े प्लेयर भाजपा पे छोड़ा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मेरी भी एनडीए के जो पार्टी है उनमें कुछ लोगों से बात हुई, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। देखिए इसमें जैसे लिज ने भी कहा कि जो एक फीलिंग है बीजेपी में भी कि डिले हो गया, और जिस तरह से मंडे को डील किया गया सिचुएशन में, उस चीज़ को लोग पर्सनल लेवल पे बोल रहे हैं कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर।
और जो डिले हुआ एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन में, वो एनडीए की पार्टीज़ में भी ये फीलिंग है कि हाँ इसको बेटर हैंडल किया जा सकता था। बट ऑफ कोर्स अब एनडीए की जो छोटी पार्टी हैं, जो एलाइज हैं, वो पब्लिकली ये बात नहीं बोलेंगे, बट ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशंस में लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और इसके लिए डैमेज कंट्रोल भी बीजेपी को ही करना चाहिए। शिवसेना के मंत्री हैं संजय सिरसाट, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों का विरोध प्रदर्शन करना अवैध नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। ये शिवसेना की तरफ से आया। एनसीपी की जो मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उनका इस पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। शुभांगी खापरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर हैं, उनकी कॉपी कहती है कि एनसीपी नेताओं का कहना था कि आंदोलन का जो निशाना है वो केंद्र सरकार बीजेपी थी, इसलिए वे बीजेपी और छात्रों के बीच की इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए आप देखेंगे अलाइज पार्टनर्स जो हैं, जो बात जतिन जी ने कही कि उन्होंने और खुलकर बहुत मुखर रूप से समर्थन नहीं दिया। अंत में जो बात जतिन जी ने कही वहीं से पिक करते हुए किस्सा सुनाकर आपसे विदा लूँगा कि जब आप हिंदी के कवि हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पराग पवन की कविता है शायद, कि जब आप एक दुख के लिए रोना शुरू करते हैं तो आइसक्रीम की जिद करते बच्चों की तरह और दुख कहने लगते हैं कि मेरे लिए भी रो, मेरे लिए भी रो। तो वो जो आंदोलन जो छात्रों के नीट की मांग को लेकर था, उसमें सब किस्म के, सबको एक अंडर करंट दुख की भाषा थी। जो बात आप बीते दिनों कह रहे थे कि उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, उसमें जॉब क्राइसिस, तमाम तरह का वो दुख था। अंत में दीप्तिमान तिवारी, जिनको आपने बीते दिनों फ्राइडे के एपिसोड में आपने देखा होगा, उनकी एक कॉपी है, उसके साथ आपसे विदा लूँगा। आज जब धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे के 2 दिन बाद संसद पहुँचते हैं तो उनकी और जयराम रमेश की मुलाकात हुई, और जयराम रमेश ने उनसे हाथ मिलाया, गर्मजोशी से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उससे पहले आपने विजुअल्स देख ही लिए होंगे, जहाँ पर एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और वहीं से कुछ दूरी पर विपक्ष भी इस बात का प्रदर्शन कर रहा था, चंदा चोरी, वोट चोरी और बाकी नीट लीक को लेकर के तो बात हुई ही थी। तो जब जयराम रमेश की मुलाकात होती है तो धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें याद दिलाया कि एक पत्रिका में मैंने आपका एक लेख पढ़ा था, उसके बाद मेरी मिलने की आपसे इच्छा हुई थी और मैं अपने उड़ीसा की मिर्ची की कुछ बात लेकर के आपके पास आने वाला था। उस वक्त तो जूनियर वाणिज्य मंत्री थे। अगर मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक जा रही है तो शायद UPA 1 के दौर की बात होगी, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कॉपी चेक कर दीजिएगा। हाँ, UPA 1 के टाइम पे। हाँ, हमने सिर्फ पढ़ा है, आपने तो दौर देखा है। तो UPA 1 की बात थी। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि कोई बात नहीं, होता रहता है, और एक मुस्कुराहट थी। अब ये मुस्कुराहट थी या स्मक था, अभिधा लक्षणाएं व्यंजना की कौन सी? जयराम रमेश ने बोला है हमने स्पाइस बोर्ड उसी टाइम में क्रिएट किया था, वो भी बोला था जयराम रमेश। अरे प्लीज आप बताइए ना मुझे। नहीं, आप कैरी ऑन दो। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि जयराम रमेश ने कहा कि होता रहता है, कोई बात नहीं। अभी मुस्कुराहट थी, ये अभिधा में थी, लक्षणा में थी या व्यंजना में थी, ये आप दर्शक तय कर लें। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं। हाँ सॉरी, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब से ये हुआ है और जो ये प्रकरण पूरा हुआ और रेजिग्नेशन हुआ और ये सारी चीज़ें पूरा एपिसोड हुआ, उसके बाद कई ऐसी और पार्टीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे इमर्ज कर गई हैं। कई तो पुरानी थी, कई डोरमेंट थी सोशल मीडिया पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, जो अब फिर से एक्टिव हो गई हैं। जो इस पूरे एपिसोड के बाद में उन पर भी भाजपा, ना सिर्फ भाजपा, कई ऐसे उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एंटी रिजर्वेशन एक ग्रुप चल पाया हुआ है, पर्टिकुलर पार्टी है, उसके 3 मिलियन ज्यादा फॉलोअर भी हो गए हैं। रिजर्वेशन के खिलाफ जो है वो हमें पता है। जो पार्टी में जो ब्राह्मण का जो लॉबी था, एक पार्टी में नहीं, पार्टी की जो अलाइड फोर्सेस में वो लोग बोलना शुरू किया था ये रिजर्वेशन बंद करना है उसी में। अच्छा मैम, मेरे दर्शक मुझे डांटेंगे, प्लीज आप बताइए जयराम रमेश और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में क्या नहीं, तब तो ये आपने सोच बोला है, तब तो ये कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल बोला कि देखिए मैं ऐसे भागने वाला नहीं है, मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ और मैं एसी रूम का एक्टिविस्ट नहीं है, इतना इनसे बोला। क्या इनकी इसकी 1 मिनट में क्या प्रोवोकेशन हो गया किसी को पता नहीं, लेकिन मकर द्वार पे ही हुआ था ये कॉन्वर्सेशन। तो सब जर्नलिस्ट था, इसकी वजह से ये अदर बाहर आ गया। इसलिए मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं थी कि लिज मैम वहां पर थी। मैंने दीप्तिमान जी कॉपी पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं वहां से आपको नहीं, मैं उधर नहीं थी। अच्छा। जो मेरे एक फ्रेंड थी वो ही थी, वो मेरे से बात की इसके बाद, तभी मुझे पता चल गया।
हमें भी ऐसे ही पता चलता रहता है, हम भी लर्निंग करके उसी आर्क में हैं जहाँ पर हम आपसे सीखते रहें आपके कमेंट बॉक्स से, और बाकी जो मेरे 3 मेहमान हैं वो तो मेरी रेगुलर कॉपी चेक करते ही हैं। सदन के इस एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने बात एक टैक्स के पैसे से शुरू की थी, हालांकि वो एक अनुमानित आंकड़ा है 9 करोड़ रुपए का। आपका जो 9 करोड़ रुपया लगभग खर्च हुआ, उस पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो जरा आपको बता देते हैं। संसद सुबह 11 बजे शुरू होती है। क्वेश्चन आवर का फॉर्मल प्रोसीजर होता है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले या बेसिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले जानते हैं। उसके बाद 11 बजे के आसपास इस बात पर हुआ कि पुलिस प्रयोग और जो लाठीचार्ज हुआ है 20 जुलाई के संसद मार्च पर, उस पर चर्चा हो। ये बात राज्यसभा तक भी गई जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि पहले हम अमित शाह का स्टेटमेंट चाहते हैं, और उसके बाद एक बिल, हालांकि जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल था वो पहले ही टेबल हो चुका था 20 जुलाई को, उस पर बात नहीं हो पाई। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ जो अनफेयर मीन्स का जो अमेंडमेंट है, क्योंकि ये बिल 2024 में आ चुका था, अब इस पर अमेंडमेंट आ रहा है जिसमें स्टैंडर्ड कानून आएंगे। उसमें 5 चीज़ें हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी, 2 महीने के अंदर सुनवाई करनी होगी, सेंटर अगर चाहे तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना सकता है, तमाम ऐसी कुछ उसमें मांगे हैं। ये चर्चा नहीं चल पाई। आज पूरे दिन सिर्फ एक बिल टेबल हुआ है, कोई चर्चा और कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद है कल विपक्ष और सरकार आपस में इस अंडरस्टैंडिंग पर आए और देश की संसद चले, उसमें कार्रवाई हो और हमारे और आपके भले की जितनी भी बेहतर चीज़ नीति नियंत्रण कर सकते हैं वो करें। यही कोशिश रहेगी। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम आपको बताएं जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। देखते रहिए सदन। शुक्रिया।